Good morning, dear students. Today we are going to revise our lesson, History Lesson 2, Early Vedic Civilization. In the contrast of the Harappan civilization was urban in character, but the civilization of early Vedic civilization was agrarian. Means agriculture was the main uh, backbone of the economy of the early Vedic civilization. The early Vedic civilization is said to have ended around 1000 BC. माना जाता है कि जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन थी वो 1000 BC के आसपास खत्म हुई, उसका एंड हुआ. आर्यंस है वो कहाँ सेटल्ड थे? द आर्यन सेटलमेंट इन द ऋग वैदिक सोसाइटी विद द कमिंग ऑफ द आर्यंस इन ए न्यू सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड इन इंडिया. जब इंडिया में आर्यंस आए तो एक नई सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ. Historians have different ideology or different views about the origin of the original home of the Aryans. जो historians हैं, scholars हैं, उनका मानना है कि उनका अलग अलग views हैं आर्यंस की origin को लेके कि वो कहाँ पर उनका origin हुआ था. कुछ लोगों का मानना है कि वो आर्यंस हैं कैस्पियन सी के आसपास के सेंट्रल एशिया के एरिया से आए थे, वहां से फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया और यूरोप में जाके सेटल हो गए. कुछ का मानना है कि इंडियंस हैं वो आर्या में सप्त सिंधु के एरिया के आसपास लंबे समय तक रहे और उसके बाद वो बाकी एरियाज तक फैलते गए. सप्त सिंधु का एरिया कौन सा है? 5 रिवर्स जिसे पंजाब कहा जाता है, झेलम जिसे विस्ता कहा जाता था, चेनाब जिसे अस्किनी कहा जाता था, रवि जिसे पुरासनी कहा जाता था, व्यास जिसे बिपस रिवर कहा जाता था, सतलुज सतधरु सतधारु सब मतलब 7 धाराओं वाली नदी, और उसके साथ सिंधु इंडस जिसे सिंधु रिवर कहा जाता था, और सरस्वती. ये 7 नदियां मिलके सप्त सिंधु कहलाती थी. सप्त सिंधु का रीजन है फर्स्ट प्रोमिनेंट होम माना जाता है या फर्स्ट परमानेंट होम माना जाता है आर्यंस का. ऐसा माना जाता है कि जो ऋग्वेदिक की जो प्रेयर्स वगैरह हैं या उसमें जो गीत हैं, प्रार्थनाएं हैं, उन सब में इस एरिया के बारे में लिखा हुआ है. However, reference have been made to Yamuna also, और उसमें इन रिवर्स के साथ साथ यमुना और गंगा दोनों रिवर्स का भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है. अब सोर्सेज कौन कौन से हैं अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के? द वैदिक लिटरेचर ऑफ द आर्यंस इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, अर्ली वैदिक लिटरेचर एंड लेटर वैदिक लिटरेचर. The Rig Veda was the first of the Vedas, is probably the earliest literary work of the humanity possesses. माना जाता है कि शायद ऋग वेदा सबसे पहला वेद था या पहला ऐसा लिटरेरी वर्क था जो ह्यूमैनिटी को लेके जिसमें मतलब ह्यूमन के बारे में जिसमें ज्यादा से ज्यादा लिखा गया था. डिफरेंट गॉड्स और गॉडेसेस लाइक इंद्र, वरुण, अग्नि और बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में इसमें लिखा गया है. इस बुक में 1028 टाइम्स यानी कि देवी देवताओं को लेकर जो प्रेयर्स हैं या उनके प्रेयर्स में जो गीत गाए गए हैं वो इसमें लिखे गए हैं 1028. और इसको जो ऋग्वेद है वो 10 बुक्स या 10 मंडल्स में डिवाइडेड है. और माना जाता है कि ये जो पीरियड है, इसमें जो पीरियड लिखा गया है वो 1500 BC से लेके 1000 BC के आसपास के पीरियड के बारे में इस बुक में लिखा गया है. अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद हमें कैसे हेल्प करता है उस सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए. इंद्र वाज द मोस्ट फेमस गॉड ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस. इंद्र है वो ऋग्वेदिक आर्यंस का सबसे फेमस या फेवरेट गॉड माना जाता है. उसे रेन ऑफ गॉड ऑफ रेन भी कहा जाता है या रेन गॉड भी कहा जाता है. क्लाउड्स और रेनफॉल है वो वहाँ के लोगों की इकोनॉमिक लाइफ को बहुत ज़्यादा उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था, इसलिए इनको रेन गॉड, क्लाउड गॉड, अलग अलग देवताओं को पूजा की जाती थी. ऋग्वेदिक पीरियड में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है. अब पुरंदर क्यों कहा गया? डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स उसे माना गया. जो अलग अलग देवी उनके ऊपर राक्षसों के ऊपर विजय करने वाला, उनके किले जीतने वाला उसे माना गया, उसे पुरंदर कहा गया. आर्यंस ऑफन इन्वॉल्व्ड हिज हेल्प टू डिस्ट्रॉय देयर एनिमीज. और माना जाता है कि आर्यंस हैं टाइम टू टाइम अपने दुश्मन को हराने के लिए, अपने एनिमीज को हराने के लिए उसकी हेल्प लेते थे और उसे हेल्प करते थे.
दोनों के बीच में म्यूचुअल था कि जिसको जिसकी जरूरत है, जब जब जरूरत है वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। आर्यंस उससे हेल्प लेते भी थे अपने दुश्मन को हराने के लिए, और आर्यंस उसको हेल्प भी करते थे। नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस टू इंद्र कम्स अग्नि। उसके बाद अग्नि को फेमस माना गया, फेवरेट माना गया। अग्नि को क्यों फेवरेट माना गया? क्योंकि माना जाता था कि जितने भी सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं, यज्ञ वगैरह किए जाते हैं, उसके जरिए जो चीजें हम ऑफर करते हैं, कॉमन मैन ऑफर करता है अपने देवी देवताओं को, वो अग्नि के थ्रू उन देवी देवताओं तक पहुंच जाएगी, उन गॉड्स तक पहुंच जाएगी। उसे बीच में बियरर ऑफ ऑफरिंग माना गया, जो हमारे द्वारा दी गई चीजों को, दान की गई चीजों को देवताओं तक पहुंचाएगा। थर्ड, देयर आर सो मेनी रेफरेंसेस टू काउ एंड द बुल इन द ऋग्वेदिक खंड। अब ऋग्वेदिक पीरियड की जो बुक्स हैं, प्रेयर्स हैं, भजन हैं, उन सब में काउ और बुल की काफी इंपॉर्टेंस दिखाई गई है। काउ को मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ माना गया है ऋग्वेदिक आर्यंस में। उस वक्त बेटा जो जिसके पास जितनी ज्यादा काउ होती थी उसे उतना ही ज्यादा रिच माना जाता था। लैंड और काउ दो चीजें काउंट होती थी। वेल्दी पीपल कौन होंगे? जिसके पास जितनी ज्यादा लैंड होगी, एग्रीकल्चरल लैंड होगी, और जिसके पास जितने ज्यादा एनिमल्स होंगे, काउ होंगी, उसे उतना ही रिच माना जाता था। फिर है वन हाइम्स ऑफ द ऋग्वेदिक प्रेफर टू द 4 ऑर्डर्स ऑफ द सोसाइटी। फिर इसके बाद जो इसकी जो बुक्स के जो चीजें हैं, इसमें बताया गया है कि 4 पार्ट्स में, जो लास्ट बुक है उसमें लिखा गया है कि सोसाइटी है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 ऑर्डर्स में डिवाइडेड थी। ब्राह्मण्स, द क्षत्रियज, द कॉमन मैन, द शूद्राज। और ये डिफरेंशिएशन थी जो सोसाइटी में, दैट वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, बट द क्लास डिवीजन वाज नॉट वेरी शार्प। सोसाइटी वाज स्टिल लिबरल, और सोसाइटी में सबको इक्वल माना जाता था, किसी के साथ वो नहीं किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। इससे पहले क्या था, जब स्टार्टिंग में सोसाइटी स्टार्ट हुई थी तो बाय बर्थ काम के बेस पे जो माना जाता था, जब ब्राह्मण का बेटा है वो क्षत्रिय हो सकता है, क्षत्रिय का बेटा वैश्य हो सकता है, इवन शूद्र हो सकता है। एक ही घर में चारों कास्ट हो सकती थी या चारों सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो सकते थे। लेकिन जब से आज के टाइम से अगर हम देखें, जब से जो कास्ट है वो बाय बर्थ मानी गई, तब से रिजिडिटी स्टार्टिंग हुई और डिफरेंशिएशन है सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा आते चले गए। और कास्ट के बेस पे हेटरनेस इतनी है सोसाइटी में, टिल डेट हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो हमें भड़काते रहते हैं, कास्ट के बेस पे अलग अलग लोग हैं वो हमें भड़काते रहते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो उस वक्त अर्ली वैदिक सोसाइटी में नहीं थी, जो आज के टाइम पे भी देखने को मिलती है। अर्ली वैदिक सोसाइटी है बेटा, इसको हम देखते हैं। फेयरली सिंपल सोसाइटी थी। बेसिक यूनिट थी जो सोसाइटी की सोशल स्ट्रक्चर की, दैट वाज फैमिली। फैमिली है वो बेसिक यूनिट मानी गई। उसके बाद ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, और हाउसेज हैं वो वुड के या रीड के बने होते थे। और जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी वो फादर के उस पे पैटर्नल सोसाइटी होती थी बेटा, और गृहपति मास्टर ऑफ हाउस वो डोमिनेट करता था सोसाइटी में भी और फैमिली में भी। यानी फैमिली में जो डिसीजन लिए जाएंगे वो भी गृहपति ही लेगा और हेड ऑफ द फैमिली ही लेगा। और सेम वे सोसाइटी सोशल लाइफ में अपनी फैमिली को लेके या सोसाइटी में जो लेके डिसीजन लिए जाएंगे वो मैन ही लेंगे, फीमेल नहीं लेंगी, मतलब पैटर्नल सोसाइटी चलेगी। फिर वुमेन की पोजीशन है वो दैट वाज वेरी गुड एट दैट टाइम। वुमेन है उन्हें इक्वल ट्रीट किया जाता था, मैन के इक्वल ट्रीट किया जाता था, और हर तरह के पूजा पाठ में वो इक्वली पार्टिसिपेट करती थी, उन्हें एजुकेशन दी जाती थी। देयर वर सो मेनी स्कॉलर्स ऑफ दैट टाइम जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और बहुत सारे सुंदर सुंदर स्क्रिप्चर्स वगैरह भी बनाए हैं। गर्ल्स हैं उनको अपने जो स्वयंवर की जो सिस्टम था वो था कि वो अपनी चॉइस से अपने लिए हस्बैंड चूज कर सकती थी। नॉर्मली एक ही शादी का रिवाज था, लेकिन पॉलीगैमी भी बहुत सारे उसमें देखी गई। फिर चाइल्ड मैरिज और सती सिस्टम या पर्दा सिस्टम वो उस समय पर आर्यन सोसाइटी के अर्ली आर्यन सोसाइटी में नहीं था। और वुमेन्स हैं वो जितने भी तरह के सोशल फंक्शंस थे, गैदरिंग थी, उन सबको वो अटेंड करती थी। 4 वर्ण थे बेटा सोसाइटी, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा है कि जो सोसाइटी थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्य एंड शूद्राज। जो लोग पूजा पाठ करते थे, रिलीजियस सेरेमनीज को परफॉर्म करते थे, वैदिक टेक्स्ट वगैरह को लोगों को एक्सप्लेन करते थे, एजुकेशन प्रोवाइड करवाते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। और जो लोग रूलिंग क्लास से बिलोंग करते थे, योद्धा होते थे, वो सारे के सारे क्षत्रियज कहलाते थे। और कॉमन मैन
जो एग्रीकल्चर में, ट्रेड में या इंडस्ट्रीज में काम करते थे वो वैश्य कहलाते थे। और जो बाकी की तीनों सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो सर्व करने वाले थे या एज ए लेबरर जो काम करते थे, दोज हु वर नॉट एजुकेटेड और या वॉरियर्स, तो जो लोग दूसरे लोग तीनों सेक्शन ऑफ सोसाइटी की सेवा करते, दे वर कंसिडर्ड एज शूद्राज। Scholars are of the opinion that there was considerable social mobility in the Rig Vedic society. इनका मानना है कि सोसाइटी में सोशल मोबिलिटी बहुत अच्छी थी, एक अच्छी कंसिडरेबल सोशल मोबिलिटी थी। किसी भी तरह की ज्यादा वो पाबंदियां एक दूसरे के ऊपर नहीं थी, और शूद्राज के हाथ से बने हुए खाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होती थी। इवन इंटर कास्ट मैरिजेस हैं या चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन है, उसमें भी किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस सोसाइटी में नहीं थी। तो सब लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, एक अच्छा माहौल था, और अच्छे माहौल के अकॉर्डिंग ऋग्वेदिक सोसाइटी डिवाइडेड थी। तो आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप 1 मार्क से क्वेश्चन है, टेस्ट होना है, उसके लिए आप तैयार करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।